नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मलिक और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल द एस्पिरेंट के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं दे भी रहा हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग आज इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे आप बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे और आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके एग्जाम में, वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन आने हैं और हिस्ट्री से आने हैं तो एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आएगा। और मैंने देखा है कि कई सारे एग्जामिनेशंस में 5 से 6 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है अपने पूरे सब्जेक्ट के अंदर और इस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। हमारा हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है या आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी पॉलिटी भी हो चुकी है और पॉलिटी के हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं और उन क्लासेस को देखने के लिए भी आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बहुत अटपटा टॉपिक लगता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। इसके अंदर समझने वाली भी इतनी बात नहीं है और रटने वाली भी इतनी बात नहीं है। दोनों का अगर आप देखें तो 75% आपको रटना है और 25% आपको इसके अंदर समझना है। तो ज्यादा रटना है और कम समझना है। समझना क्या है, अगर आप इसे बिल्कुल डीप नॉलेज से अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ऋतिक रोशन ने एक बहुत अच्छी मूवी के अंदर किरदार किया हुआ है। मूवी का नाम है मोहनजोदारो, जिसे हम मृतकों का टीले के नाम से जानते हैं, मोहनजोदारो। आप एक बार वो मूवी जरूर देखिए। आपको जितना भी मतलब जो आपका बेस है ना फैक्ट्स से रिलेटेड, कि कैसे टीले होते थे, कैसी शहरी सभ्यता थी, तो क्यों शहरी सभ्यता कहा जाता था, और कैसे कैसे क्या मतलब रिचुअल्स होते थे, किस तरीके का उनका पहनावा होता था, बहुत अच्छी उसके अंदर मूवी के अंदर आपको सारी चीजें और सारा सीन करके दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसके अंदर जानने वाली बात यह है कि जब इसकी खोज की गई, खोज करने का मतलब क्या है? खोज करने का मतलब यह है कि जब एक सभ्यता है, आज हमारी सभ्यता है, जब ये सभ्यता खत्म होगी तो क्या होगा? जब ये सभ्यता खत्म होगी तो बिल्कुल जब ब्लैंक हो जाएगा, जब मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज होगा या कुछ भी होगा, बाढ़ आएगी, ये खत्म होगा, सब कुछ, हम सब लोग खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर धंस जाएंगे। इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, लेयर पे लेयर बनती रहती हैं, ये सब आप लोगों को पता होगा। जो वो लेयर पे लेयर बनी तो जो आने वाला समय होगा, जब दोबारा इंसान जन्म लेंगे या दोबारा कोई अर्थ पे आएगा तो वो देखेगा और वो इतिहास अगर जानना चाहेगा तो वो खुदाई करेगा। ऐसे ही हम लोगों ने जो खुदाई की तो उससे हमें पता चला कि हमसे पहले भी एक सिविलाइजेशन थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसकी बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं, जो बड़े बड़े इसके स्थल हैं वो हमें मिले हैं, जिनके आपने नाम भी पढ़े होंगे और उनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई। 1921 में एक खुदाई की गई जहां पता चला, देखिए सबसे पहले हुआ क्या, एक अनिंगम नाम के एक इंजीनियर थे जिन्हें एक मुहर मिली, एक सिक्का मिला। उन्होंने जब उस मुहर और सिक्के को देखा तो पता चला कि वो किसी और सभ्यता से रिलेटेड है। ये हमने तो लॉन्च नहीं किया या ये हमारा तो सिक्का नहीं है।
तो ये उन्हें जहां से मिला तो उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसी के बेस पे जो खुदाई की गई वो की दयाराम साहनी ने 1921 में। और जब 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की तो पता चला कि देखिए एक सभ्यता थी, कैसे लोग यहां रहते थे, कैसे लोग यहां निवास करते थे, कैसे कैसे यहां पे लोग रह के अपना काम, अपना व्यवहार या अपना व्यापार चलाते थे, कैसे वो लोग खेती करते थे। सारी चीजें हम लोगों को बार बार यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत खुलती गई और हमें धीरे धीरे वन बाय अनदर हमें पता चलता रहा। इसके अंदर अगर बात करें तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये खुदाई हुई दयाराम साहनी द्वारा 1921। और जॉन मार्शल ही वो आदमी थे जिन्होंने नामकरण किया, जो हमारी खोज निकल के आई, जो ये सिविलाइजेशन थी जिसका नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपके माइंड में मैप क्लियर करने के लिए एक चीज बता देता हूं, वो ये है कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल था वो था 1299000 किलोमीटर स्क्वायर। यानी इतने एरिया के अंदर सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बना के कोशिश कीजिए बार बार उन्हें रिवाइज किया जाए और उन्हें याद किया जाए, क्योंकि सिर्फ फैक्ट के ऊपर ये टॉपिक है। इसके जितने फैक्ट आप याद कर लेंगे उतने अच्छे से ये टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, यानी एक ट्रायंगल की शेप में था। ट्रायंगल की शेप में से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे जो इसके स्थल हैं वो कैसे बटे हुए, इसका विस्तार कैसे कैसे है। तो इस विस्तार के अंदर इसको आप गौर से देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है इस नक्शे से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यानी ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये आपसे कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको बताना है। ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये आपको बताएंगे कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा एंड में था। जैसे कि अगर हम पूर्व में देखें तो जो पूर्व में हमारा पॉइंट था वो कौन सा था, वो आलमगीरपुर मेरठ के अंदर है। आलमगीरपुर मेरठ तक ये पूर्वी साइड में फैला हुआ था। ठीक है, नदी भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इस टॉपिक से जब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए तो उन्होंने सिर्फ साइड पूछी, यानी उन्होंने सिर्फ स्थल पूछा और उन्होंने क्षेत्रफल विस्तार पूछा। उसके बाद जैसे ही इस टॉपिक से एडवांस क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए तो उन्होंने पूछा कि जो वो स्थल है वो स्थल किस नदी के किनारे स्थापित है। क्योंकि देखिए होता क्या है, पुराने समय में कोई सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, ना तो उनके पास ऐसे ट्यूबवेल लगा हुआ था, ना उनके पास ऐसे हैंडपंप लगा हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे कि जहां भी बस्तियां बनेंगी वो समुद्र के पास, नदी के पास या तालाब के पास बनेंगी। नदी के पास, क्योंकि पूरी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुख्य नदी धारा आसपास उस मैदान में बस रही होगी। तभी हम कहते हैं कि जो नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्र हैं उसमें हमें ज्यादा जो पॉपुलेशन दिखाई पड़ती है वो उस क्षेत्र के अंदर हमें पॉपुलेशन दिखाई पड़ती है। वो क्यों होता है, क्योंकि पानी की जरूरत तो सबको है, पानी तो हर कोई पिएगा, पशु भी पिएगा, इंसान भी पिएगा, इसलिए हम लोग ये बात कहते हैं। तो सबसे पूर्वी स्थल की बात करें वो आलमगीरपुर मेरठ के अंदर है, हिंदन नदी के किनारे। पश्चिमी की बात करें तो सुत गजेंडर, या इंग्लिश में जो इसका नाम है और प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं उससे हम इसे सुत कांगेडोर भी कई बार पढ़ लेते हैं। तो सुत कांगेडोर जो है पाकिस्तान के अंदर, ये हिस्सा पाकिस्तान में आ गया, वो हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। जब भी मैंने आपको कहा था कि जो इसका क्षेत्रफल विस्तार है वो ट्रायंगुलर है, वो त्रिभुजाकार है।
सुत कांगेडोर पाकिस्तान के अंदर है। कौन सी नदी किनारे है? दाशक नदी के किनारे है। दाशक नदी के किनारे इसका सबसे पश्चिमतम स्थल जो पड़ता है वो पड़ता है सुत कांगेडोर या सुत गजेंडर। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में मांडा जो लद्दाख के अंदर पड़ता है और जो चिनाब नदी के किनारे पे पड़ता है वो उसका सबसे उत्तर का स्थल है। दक्षिणतम स्थल की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर इसका दक्षिणतम स्थल है जो परवरा नदी के किनारे पड़ता है। तो ये आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेंगे, इनसे आपको समझने में भी आसानी होगी और पॉइंट्स को याद रखने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों बात ऐसी है, सुन तो लिया, अब इसे समझे कैसे, अब इसे या रटे कैसे या बिल्कुल दिमाग में उतारे कैसे? तो बात ऐसी है, इसे इंटरेस्ट लेके पढ़े। इंटरेस्ट लेके कैसे पढ़े? आदि मानव आया, कोई भी चीज अगर पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। आदि मानव आया चैप्टर नंबर 1 बताया मैंने आपको, नहीं देखा तो जाके वीडियो देखो। आदि मानव आया, आदि मानव ने कैसे कैसे क्या खोज करी, कैसे कैसे हिस्ट्री को किस किस भाग के अंदर हमने बांट दिया, वो सब हमने देख लिया। उसके बाद ये सभ्यता, क्योंकि उसका जो विकास हुआ है आदि मानव का, वो विकसित होते होते जब हमने पढ़ा था कि वो कृषि तक करना सीख गया था तो उसने कहीं तो निवास किया होगा। निवास करने के बाद जब उसने कृषि कर ली तो उसने व्यापार भी तो किया होगा, उसने अपने घर भी तो बनाए होंगे, उसने पॉपुलेशन भी तो जनी होगी, कुछ तो उसने आगे किया होगा ना। हम लोगों का जो विस्तार हुआ, हम लोग जब रहते थे, रहते हम लोगों ने टेलीफोन बनाया, उसके बाद इंटरनेट बनाया, अब यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हम भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही आदि मानव ने धीरे धीरे प्रोग्रेस की और एक सभ्यता का निर्माण हुआ। वो जो सभ्यता है उसके साथ की भी सभ्यता थी। जैसे आज इंडिया है और इंडिया के पास हमें मिलता है क्या? हमारा बदतमीज पड़ोसी देश पाकिस्तान, और हमारा दूसरा पड़ोसी देश जो उससे भी 4 कंधे आगे है वो है चाइना। बिल्कुल ऐसे ही इनका भी जो पड़ोसी सभ्यता थी, जो इनके आसपास पड़ते थे, जिनके साथ ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे, इनके हिसाब से वो क्या था? इनके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी, तो वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज कहां पे है? वो है इराक के अंदर। यानी आज का जो इराक है उसे उस क्षेत्र के अंदर थी क्या? हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो फराज नदी पर स्थित है। फराज नदी इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछ लेता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी पर है, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो फराज नदी पर थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो आप यहां पे जानेंगे। मेन पॉइंट के अंदर आप क्या जानेंगे कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका जो क्षेत्रफल था वो मैंने आपको बता दिया, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। एक अलग तरीके के लोगों के लिए था, एक अलग तरीके के लोगों के लिए था। यही चीज समझाने के लिए, यही चीज बताने के लिए मैंने आपको कहा कि अगर पॉसिबल हो तो आप मोहनजोदारो मूवी एक बार जरूर सर्च करके देख लें, हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला क्या चीज है, आइए जानते हैं। पूर्वी टीले के अंदर निम्न वर्ग रहता था और पश्चिमी टीले के अंदर उच्च वर्ग रहता था। अब निम्न वर्ग किसे कहा इन्होंने और उच्च वर्ग किसे कहा इन्होंने? तो निम्न वर्ग में वो लोग आते थे जो मजदूर थे, जो किसान थे, और उच्च वर्ग में वो आते थे जो राजा थे और जो पुरोहित थे। यानी जैसे जैसे आज के समय में भी जैसे आप और हम नॉर्मल से घर में रहते हैं और जो हमारे नेता हैं वो मैंशंस के अंदर, बंगले के अंदर रहते हैं, ऐसे ही उन्होंने टीला ही विभाजित किया हुआ था। भैया यहां पे दरार डाल दो, ठीक है, उन्होंने टीला ही विभाजित कर लिया। हम एक रोड पे तो रहते हैं, कह तो सकते हैं कि नेताजी का मकान हमारे मकान से 3 घर छोड़ के चौथे वाला उनका बंगला है, ठीक है, पर इनका क्या था? इनका एक टीला अलग था, दूसरा टीला अलग था। एक तरफ ऊंचे मकान बने हुए थे, एक तरफ नीचे मकान बने हुए थे। और ऐसे ही पूर्वी टीला जिसके अंदर निम्न वर्ग रहता था और पश्चिमी टीला जिसके अंदर उच्च वर्ग रहता था, यानी राजा और पुरोहित जिसके अंदर रहा करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? बहुत बार, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर माना जाए तो वो ये है। ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं जानता कि कितनी बार पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी कि
भाव से पता चलता था, जो चित्र बनाते थे उनके भाव से पता चलता था कि क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो वो कहां से लिखी जाती थी? वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, यानी दाई से बाएं तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कौन सा समाज था? मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। देखिए, आज हम महिलाओं को ऐसे मानते हैं कि महिला हमसे पिछड़ी हुई है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, महिला उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। जबकि अगर आप इतिहास उठा के देखें तो कई समाज और कई साम्राज्य, ये तो हमारी सभ्यता की बात है, ये सबसे पुरानी बात है, पर इसके बाद भी अगर आप देखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी कि सातवाहन जो वंश है वो भी मात्र सत्तात्मक था। तो मात्र सत्तात्मक वंश जो चला है, तो आज जो हम कहते हैं कि आज पितृ सत्तात्मक वंश की जो निंदा करती हैं जो महिलाएं, उनको ये समझना चाहिए कि पहले भी मात्र सत्तात्मक समाज रह चुका है और वो आज भी स्थापित किया जा सकता है। वो ऐसे स्थापित नहीं होगा, वो काबिलियत दिखा के स्थापित होगा। वो अपने आप को अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो वो जभी साबित होगा और वो जभी आगे आप लोग हमारे साथ बढ़ पाएंगे। हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ज्यादा स्पेशल कर दिया था कि पितृ सत्तात्मक सब कुछ हो गया। मात्र सत्तात्मक के चिन्ह भी इतिहास के अंदर हैं और मैं खुद चाहता हूं कि वो इतिहास दोहराया जाए, और देख लेना एक दिन ये इतिहास जरूर दोहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज हमें पता चल गया, मात्र सत्तात्मक समाज था, पिता सत्तात्मक समाज नहीं था। वर्ग व्यवस्था कैसी थी? वर्ग व्यवस्था भी है, वर्ग व्यवस्था में बहुत कंफ्यूजन है। अब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी एक वर्ण व्यवस्था है, ऐसे ही वहां पे वर्ग व्यवस्था थी। वर्ण और वर्ग में अंतर लोग समझते हैं, पर बात बिल्कुल सेम है। वर्ग व्यवस्था यानी कि विद्वान एक अलग था, योद्धा एक अलग था, व्यापारी एक अलग था और श्रमिक एक अलग था। ये इनके वर्ग थे जो इस हिसाब से बटे हुए थे कि भैया ये जो इंसान है ये श्रमिक है क्योंकि श्रमिक का कार्य करता है, ये व्यक्ति व्यापारी है जो व्यापार करता है, ये व्यक्ति योद्धा है क्योंकि ये सुरक्षा करता है, ये व्यक्ति विद्वान है क्योंकि ये ज्ञान प्रदान करता है, ये आर्ट से जुड़ा हुआ है, ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये वर्ग व्यवस्था थी। 4 वर्ग व्यवस्था देकर आपको 5वीं कोई अलग दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी एक वर्ग व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप लोग इन्हें देख के याद कर लेंगे और याद करने के बाद आप उस ओड को आउट कर देंगे, यानी कि बता देंगे कि ये उसका हिस्सा था या नहीं था। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय। व्यवसाय कैसे? मतलब कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता मानी गई है। शहरी सभ्यता इसलिए मानी गई है क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापार करते थे, कृषि पर निर्भर नहीं थे। जहां भी ज्यादातर लोग, आज का अगर पैमाना देखें तो अगर आप किसी भी क्षेत्र को गांव कहना चाहते हैं या कृषि प्रधान कहना चाहते हैं तो वहां पे एटलीस्ट 25%, जो पॉपुलेशन का 25% है, वो लोग कम से कम कृषि पे निर्भर हो। पर यहां पे जो लोग निर्भर थे वो व्यापार पे निर्भर थे। ये लोग व्यापार करते थे और किनसे करते थे? अपने साथ की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इसके साथ की जो सभ्यताएं हैं उनसे ये लोग क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। पर व्यापार के साथ साथ इन्हें कृषि का भी ज्ञान था। तो यहां तक हमने जाना कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्या थी हड़प्पा सभ्यता। अब हम इसके स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके अलग अलग स्थल हैं और कैसे उन अलग अलग स्थल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, हम वो अब पढ़ेंगे। तो आगे की बात कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ यहाँ जो मेन हड़प्पन साइट्स हैं उनके बारे में लिखा है और उन साइट्स के लिखने के बाद उनकी जो जो विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। इन विशेषताओं को कुछ नहीं करना, नोट्स बनाने और नोट्स के अंदर आपको इनको लिख लेना है और हर हफ्ते इनको एक बार बस 10 मिनट इनको रिवाइज मार लेना है और एक बार याद कर लेना है। बस इतना आपको करना है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहां सबसे पहली साइट ली है, वो ली है धोलावीरा।
आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, धोलावीरा क्या है कैसे है वो सब मैंने यहां लिख दिया है। ये जो आप देख रहे हैं स्थान, वर्ष, नदी और खोजकर्ता, ये चारों की चारों चीजें पूछी जाती हैं। वर्ष सबके याद रखने जरूरी नहीं है, यहां तक बस आप वर्ष एक बार याद रख सकते हैं, बाकी आपको स्थान, नदी और खोजकर्ता के नाम याद रखने होंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं, उसके बाद उस पर चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर उस पर चले तो हो सकता है आपके समझ में ना आए। तो हड़प्पा जो है वो पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। यहां स्थान बता दिया है किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा पड़ता है। तो जो किस वर्ष के अंदर उसकी खोज हुई थी, 1921 के अंदर। ठीक है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। ऐसे ही इन चीजों को बार बार बोलकर याद करोगे, मेरे साथ बोल के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर है। कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर है। कौन से वर्ष के अंदर उसकी खोज हुई थी, 1922 के अंदर। कौन से वर्ष के अंदर खोज हुई थी, 1922 के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी। कौन है, आर.डी. बनर्जी। कौन है, आर.डी. बनर्जी। चनहुदड़ो कहां पे है, ये है पाकिस्तान के अंदर। खोज कब हुई थी, 1931 के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है, ये है सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है, वो है एच मजूमदार। कौन है, एच मजूमदार। कौन है, एच मजूमदार। उसके बाद रोपड़, रोपड़ कहां पे है, रोपड़ पंजाब के अंदर है। खोज कब हुई थी, 1953 को हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा और वत्स। पर कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। हमको पता है पंजाब के पास सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे कौन सी साइड है, रोपड़। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब। ऐसे हमको याद करना है। वर्ष 1953, सतलज नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने इसकी खोज की थी। उसके बाद कालीबंगन कहां पे, राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। कौन से वर्ष में खोज हुई थी, 1951 में। कौन से वर्ष खोज हुई थी, 1951 में। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की थी, बालकृष्ण थापर और होत ने। बालकृष्ण थापर और होतरे ने इसकी खोज की थी। बालकृष्ण थापर और होत ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आलमगीरपुर कहां पे, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कब इसकी खोज की गई थी, 1958 के अंदर। 1958 किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने पहले कौन सी खोज की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने पहले की थी कौन सी, रोपड़ पंजाब की। कौन सी, रोपड़ पंजाब की। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। और कौन सी नदी के किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन। हिंडन यानी मेरठ के आसपास। ठीक है। उसके बाद बनावली, यानी बनावली कहां पे है, बनावली एचआर, एचआर यानी हरियाणा। बनावली कहां पे, हरियाणा। कब खोज की गई, 1973। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। किसने खोज की, विष्ट ने इसकी खोज की। किसने खोज की, विष्ट ने इसकी खोज की। धोलावीरा कहां पे, धोलावीरा गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहां पे, गुजरात के अंदर। किस वर्ष खोज की गई, 1990 के अंदर। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, जेपी जोशी। जेपी जोशी ने खोज की। उसके बाद राखीगढ़ी कहां पे है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी कहां पे, हरियाणा के अंदर। राखीगढ़ी हरियाणा। कब की गई खोज, 1990। किसने करी, अमरेंद्र नाथ प्लस सूरज भान ने। और किस नदी के किनारे, सरस्वती। ऐसे ही हमारा जो लोथल है वो है गुजरात के अंदर। एक और गुजरात के अंदर था, कौन सा, धोलावीरा। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात के अंदर है। धोलावीरा की जो खोज की गई थी 1990 और लोथल की गई थी 1960। ऐसे रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। लोथल गुजरात के अंदर। खोज कब की गई थी, 1960। खोजकर्ता रंगनाथ भाव, रंगनाथ भाव, रंगनाथ भाव। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर जो साइट पाई गई है, ये हड़प्पन साइट जो है, ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। इस पे क्वेश्चन बन चुका है और अब भी बनने के चांस है, तो ये आप स्टार लगा के अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोपड़ पंजाब के अंदर। भैया रोपड़ क्योंकि तो पंजाब के अंदर है इसलिए तो रोजा, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि उड़ता पंजाब, और भैया हम तो चलते, हम तो उड़ते हैं नहीं। तो रोपड़ पंजाब के अंदर क्या मिला है, शव और कुत्ता। ठीक है, क्या मिला है, शव और कुत्ता मिला है। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। जो चीज जो खास है वो ये है, साइट कहां पे है और कब खोजी, बहुत नॉर्मल बात है, सबको याद हो जाता है।
पर उसके अंदर क्या चीज मिली। क्वेश्चन ऐसे बना देगा, लाल ईंट का प्रयोग कहां किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, चंद्रद्रो। बताओ कैसे टैकल करोगे। ये जो चीजें लिखी हुई हैं इन्हें याद करना है। एक मैप ले आओ, इंडिया का मैप हो, उसके अंदर भरो कौन सी साइट कहां पे है, याद हो जाएगी। उसके साथ साथ उसकी नदी भरो, और मैप के पीछे जो खाली जगह होती है बिल्कुल प्लेन होता है, उसके पीछे साइट का नाम और ये सारे पॉइंट लिखने की कोशिश करो। याद करने के बाद कि कितना आपको याद है, उस मैप को उतार लोगे तो सिर्फ वो मैप ही आपका जो है वो नोट्स बन के रह जाएगा, और कुछ नहीं नोट्स करना। एक बार उस मैप को देख लोगे, पीछे से एक बार पढ़ लोगे, हर हफ्ते सिर्फ ये कर लो, सिंधु घाटी सभ्यता का आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि ये इतना भारी टॉपिक है क्या, इतना मतलब इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है क्या इस टॉपिक के अंदर, ये तो यूपीएससी लेवल हो गया। यूपीएससी लेवल नहीं है ये, यूपीएससी लेवल होता तो आपको बताना पड़ता कि जो व्यापारिक स्थल अगर इसे बताया गया है, इसे शहरी सभ्यता बताया गया, क्यों बताया गया है, कृषि की बात हुई है, कृषि क्या है, इनकी जाति क्या थी, किस वर्ग में बटे हुए थे, वर्ग में बटे भी हुए थे या नहीं बटे हुए थे, उसके बाद ये धर्म में कैसे यकीन करते थे, अंधविश्वास था या नहीं था, वो सारी चीजें फिर आपको डिटेल में जाननी पड़ती है। तो वो होता है यूपीएससी लेवल। ये यूपीएससी लेवल नहीं है, ये सिर्फ फैक्चुअल लेवल है, और आपको जनरल नॉलेज के अंदर सिर्फ जर्नलाइज करना होता है, फैक्ट को याद करना होता है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना होता। तो धोलावीरा, धोलावीरा कहां पे है, धोलावीरा कहां पे है, धोलावीरा 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 गुजरात के अंदर आ गया। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के अंदर। किसने खोज करी थी, जेपी जोशी ने। ऐसे चीजों को याद रखना है। धोलावीरा के अंदर क्या मिला, सुनामी के साक्ष्य। सुनामी आई होगी भाई कभी, जो सुनामी आई थी उसके साक्ष्य कहां से मिले, उसके साक्ष्य मिले धोलावीरा से। धोलावीरा से क्या मिला, सुनामी के साक्ष्य मिले धोलावीरा से। 3 टीले, 2 टीले बताए मैंने, तो 3 टीले थे, पर कौन कौन से, मेन तो 2 ही थे, पूर्वी और पश्चिमी, पर 3 टीले हैं यहाँ पे। कौन से, पूर्वी, पश्चिमी और एक मध्य टीला था। 3 टीले कहां थे भैया, धोलावीरा के अंदर 3 टीले पाए गए थे। ठीक है जी। लाल ईंट का प्रयोग, लाल ईंट का प्रयोग कहां किया गया जी, लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था धोलावीरा के अंदर। मैं आपको बता दूं, कच्ची जो लाल मिट्टी होती थी, लाल मिट्टी से जो भी ये चित्र बनाया करते थे या जो मूर्ति बनाई जाती थी, उन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट है, आप इसे मेन पॉइंट करके आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य से क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक साइट के अंदर हमें क्या मिला, मोहनजोदारो के अंदर हमें एक स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब क्या है जी, स्नानागार का मतलब है एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला। ऐसे ही यहां से हमें एक स्टेडियम मिला। स्टेडियम इसलिए क्योंकि जो मोहनजोदारो के अंदर जो हमें मिला स्नानागार, यानी कि जो बाथटब, इतना बड़ा बाथटब मिला, उसके अंदर क्या देखा हमने कि यहां पानी आने का भी रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, और जहां से पानी जाएगा वो भी रास्ता बनाया हुआ है। पर ये स्टेडियम है, इसका कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी, यहां कोई भी पानी से रिलेटेड कोई भी यहां चीज नहीं दे रखी थी, यहां कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था कि यहां से पानी आएगा या यहां से पानी जाएगा। तो यहां स्टेडियम के साक्ष्य मिले धोलावीरा से। जलकुंड और जल निकासी प्रबंध, ये जलकुंड और जल निकासी प्रबंध स्टेडियम से नहीं मिले, ये जो जलकुंड और जल निकासी प्रबंधन मिले वो धोलावीरा से मिले। कहां से मिले, वो मिले धोलावीरा से, हमें धोलावीरा से वो चीजें हमें मिली है। अब आगे जो बढ़ते हैं, अगली जो चीज है वो लोथल के अंदर है। लोथल, लोथल कहां पे, फिर दोबारा आपने इसके ऊपर आ जाओ, लोथल 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 गुजरात के अंदर। लोथल भी कहां है, गुजरात के अंदर। 1960 में खोज भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ भाव ने खोज करी थी। किसने करी थी, रंगनाथ भाव ने खोज की थी। लोथल के अंदर मानव निर्मित बंदरगाह कहां पे, लोथल के अंदर। मानव निर्मित बंदरगाह कहां पे, लोथल के अंदर। व्यापारिक नगर था। लोथल व्यापारिक नगर क्यों हुआ, लोथल व्यापारिक नगर इसलिए हुआ क्योंकि बंदरगाह था। अब बंदरगाह था तो जहाज यहां से आएंगे, पानी के रास्ते, दूसरी जो सभ्यता है उसके अंदर जा पाएंगे। कहीं और के लोग जब यहां पे आएंगे और ये लोग जाएंगे, जब भी तो अंतरराष्ट्रीय, जो मैं अभी अभी आपको मैंने पॉइंट बताया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो कैसे स्थापित होगा, वो ऐसे ही तो स्थापित होगा। तो व्यापारिक नगर लोथल को माना जाता है। चक्की के साक्ष्य लोथल के अंदर पाए गए हैं। चक्की के साक्ष्य, चक्की जिसके ऊपर आपका जो चावल वगैरह जो थे, गेहूं चावल थे, वो पीसे जाते थे, वो उसके साक्ष्य कहां मिले, चक्की के, लोथल के अंदर। दरवाजे मुख्य रोड पर खुलते थे। मैंने आपको बताया ना, इनकी एक अलग पद्धति थी जिसके अंदर कुछ ऊंची जगह पे कुछ लोग ऊंचे टीले पे रहते थे, कुछ लोग छोटे टीले पे रहते थे। ऐसे ही जो इनकी मुख्य रोड पर जो दरवाजे खुलते थे वो किस जगह के खुलते थे, वो लोथल जो साइट थी ना, हड़प्पा पूरी बड़ी एक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक पूरा बड़े क्षेत्र को मान लिया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे पे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके अंदर अलग अलग स्थल है, जैसे हम कहते हैं कि भारत, और भारत के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं वो अलग हैं। ऐसे ही जो लोथल है वो गुजरात के अंदर
था, इसके अंदर दरवाजे इसके मुख्य रोड पर खुलते थे। क्या खुलते थे? मुख्य रोड पर इसके दरवाजे खुलते थे। आगे सती प्रथा के साक्ष्य, सती प्रथा के साक्ष्य मेन 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 एसएससी आपको पता है इस क्वेश्चन के पीछे बहुत बावड़ी है। सती प्रथा के साक्ष्य कहां पाए जाते हैं ये भी पूछ लेगा, किस स्तूप वगैरह पे पाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सती प्रथा पे बनाते हैं। तो सती प्रथा के साक्ष्य, सती प्रथा के साक्ष्य लोथल से मिले। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य, ये मेन पॉइंट है। लोग इसके ऊपर बहस भी करते हैं और इसके ऊपर कई जो हमारे हिस्टोरियंस है उनकी भी बहस हो चुकी है कि क्या सच में घोड़े के अस्थि पंजर हमें मिले थे। जी हाँ, घोड़े के अस्थि पंजर हमें मिले थे। कहां मिले थे? लोथल के अंदर हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। अगली बात कर लेते हैं शतरंज खेल के साक्ष्य। ये पागल नहीं थे, व्यापार इन्हें करना आता था, कृषि इन्हें करनी आती थी, पद्धति इनके पास थी, छोटा बड़ा ये किसी को नहीं मानते थे। तो भैया पागल नहीं थे। क्यों? व्यापार इनको करना आता था, बाकी सारी चीजें इनको करनी आती थी। अब जब इन्हें सारी चीजों का ज्ञान था तो इन्हें शतरंज का भी ज्ञान था। इन्हें पता था शतरंज का खेल क्या होता है और ये शतरंज खेलते थे, यानी चेस खेलते थे। और उसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं लोथल से। कहां से मिलते हैं? लोथल से हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। लोथल कहां है? गुजरात के अंदर। वेरी गुड। कालीबंगन, कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और इस साइट से बहुत ही ज्यादा अगर इन सबके कंपैरिजन में मिलाया जाए तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। कालीबंगन से क्या क्या मिला है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। क्या? किसको किसको कहा गया है? इसको कहा गया है, कालीबंगन को। क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती, यानी दीनहीन मतलब जिसकी हालत खराब हो उसे कहते हैं दीनहीन। तो दीनहीन बस्ती से कहा गया, कालीबंगन को कहा गया। पकी हुई चिड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगन से मिले। कहां से मिले? कालीबंगन से। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कहां से मिले? कालीबंगन से। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहां से मिले? ऑब्वियस सी बात है, जहां जुते हुए खेत मिले हल भी तो वहीं मिलेगा, तो कालीबंगन। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगन से। मतलब ये लोग क्या करते थे भैया? सबसे ज्यादा तो ये लोग खेती कर रहे हैं और खेती करने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ में भी इनका पूरा ध्यान है। देख लो कालीबंगन कहां है? कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान। राजस्थान को ऐसे याद कर लो, खेती ज्यादा करते हैं वहां पे लोग और पूजा पाठ में ध्यान होता है। ठीक है, आ गया हो। चन्हुदड़ो की बात करें, चन्हुदड़ो की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारा चन्हुदड़ो पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर चन्हुदड़ो पड़ने के बाद यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। मतलब ये तो भैया ऐसे मान के चलो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है? ब्यूटी पार्लर। ये तो चन्हुदड़ो जो है ये तो ब्यूटी पार्लर हो रहा है। कैसे? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर ये है। ठीक है जी, बात मान ली, औद्योगिक तो है ही, हम कब मना कर रहे हैं, उद्योग तो है ही भैया। ये भी मन का बनाने, मक्का नहीं, मन का। मन का क्या होता है? जो आप देखते हैं ना, मन का मोती भी होता है और घड़े को भी कहते हैं। तो दोनों चीजें कहां बनती थी? ये बनती थी, कारखाने कहां थे इसके? चन्हुदड़ो के अंदर। चन्हुदड़ो पाकिस्तान के अंदर। सौंदर्य साधन, यहां से देखो, ये बात मैं कर रहा था। ये जो बात है ना, ये कहां तक? यहां तक। ये बात मैं कर रहा था कि ये तो भैया ब्यूटी पार्लर हो रहा है। कैसे? सौंदर्य के साधन कहां से मिले? चन्हुदड़ो से। ठीक है भैया, समझ गए। क्या क्या मिल रहा है? काजल और कंगन। इतने समय पहले, कब की बात है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली है। इतने पहले काजल। भैया काजल आज का शौक नहीं है, ये काजल बहुत पुराना है, इससे भी ज्यादा पुराना है। काजल करती हुई महिला का चित्र जो हमें मिला है खजुराहो के मंदिर में, बिल्कुल नक्काश रखा है, वहां भी मूर्ति, वहां से भी पता चलता है कि भैया काजल बहुत पुरानी चीज है। ये लैक में आ जाई है, वाटरप्रूफ वाली, वैसे वाली तो पहले से ही है। तो काजल कहां से मिली है? चन्हुदड़ो से। कंघा, कंघा भी था इन पे, बाल विवाह में थे। हाँ, बाल विवाह में थे। कंघा कहां से मिला है? चन्हुदड़ो से। कंघा किस चीज का बना हुआ? हाथी के दांत से बना हुआ कंघा। किस चीज से बना हुआ कंघा? हाथी के दांत से बना हुआ कंघा चन्हुदड़ो से प्राप्त होता है। ईंटों के साक्ष्य, अब भैया ईंट तो हमें यहां भी मिली, लाल ईंट का प्रयोग कर रहा था, पर यहां क्या बताया गया? यहां शेप बताई गई, यहां कलर बताया गया था, यहां शेप बताई गई। शेप के अंदर क्या? वक्राकार और गोल, दोनों तरीके की ईंट कहां मिली है? चन्हुदड़ो में। 4 पहियों वाली गाड़ी। 4 पहियों वाली गाड़ी का क्या मतलब है? जिस गाड़ी के अंदर 4 पहिया लग रहे हैं, जैसे कार कहते हैं, कार यहां मिल गई। औद्योगिक नगर ये हो रहा है, मन के यहां बन रहे हैं, सौंदर्य साधन यहां हो रहा है। अब बताओ रह गई कसर किसी चीज की? सबसे बेस्ट साइट तो मुझे यही लग रही है।
चार पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चनहुदड़ों से। बिल्ली और कुत्ते का जो चिन्ह है वो कहां से मिलता है? चनहुदड़ों से। कुत्ते बिल्ली के चिन्ह का मतलब क्या है? यहां से एक चिन्ह मिला है जिसके अंदर ऐसा है कि बिल्ली भाग रही है और उसका जो पीछा कर रहा है वो कुत्ता कर रहा है, उनके जो पैरों के निशान हैं वो कहां से मिले हैं? वो चनहुदड़ों से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इसके बाद दो साइड्स हमारी और रह जाती है जो मेन है, वो कौन कौन सी है? एक तो हमारी हड़प्पा और दूसरी हमारी मोहनजोदड़ो। ये दो के बारे में हम और जानेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो आइए अब जानते हैं किसके बारे में? अब हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा ही हो रही है जब से इस वीडियो को स्टार्ट किया है, आपके मन में चल रही होगी ये बात, पर इसके बारे में जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये सच में ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के अंदर क्या है, क्या रोड़ा है हड़प्पा के अंदर? हड़प्पा यार, हडिम्पा याद आ जाता है मुझे हड़प्पा करते हुए। हड़प्पा के अंदर क्या है? शहरी निवास, यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो शहरी थी और शहरी लोगों का यहाँ निवास होता है, या कह सकते हैं कि एक शहरी सभ्यता है, तो इस वजह से शहरी निवास कहाँ पाया जाता था? हड़प्पा के अंदर। और ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति वो पद्धति है जिसकी मदद से मकान बनाए हुए थे। यहाँ जो मकान बने हुए थे वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बने हुए थे। एक पद्धति होती है जिसके द्वारा मकान बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। कहां से पता चला? हड़प्पा से। हड़प्पा के जो मकान बने हुए थे किस पद्धति से बने हुए थे? ग्रिड पद्धति से। ऐसे ही जब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की तो पूछ लेते हैं कि कैसे, इसके समय को कैसे पता चला कि ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व था? तो जो विधि का नाम है वो कार्बन C14 एक विधि है जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि ये इतना ओल्ड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा में शहरी निवास और ग्रिड पद्धति हमने देख ली। उसके बाद गेहूं और जौ के साक्ष्य, जले हुए गेहूं और जले हुए जौ के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो कहां से मिले? वो देखने को मिले हड़प्पा से। तो गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से। उसके बाद सेल खड़ी जो होती है, सेल खड़ी की जो मुद्रा है उसका साक्ष्य कहां से देखने को मिला? वो मिला हड़प्पा से। अगर इसका चित्र मिला तो मैं लगा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद रक्षा दीवार, जो मैंने आपको पश्चिमी टीला दिखाया था उसके ऊपर एक रक्षा दीवार बनी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए। तो इन्हें यह भी पता था कि आक्रमण होने का भी डर है, कोई आक्रमण भी कर सकता है। ये कहां से मिली है? ये मिली है हड़प्पा से। उसके बाद शवों को दफनाने के साक्ष्य। शवों को दफनाने के साक्ष्य का मतलब क्या है? कि जब लोग मरते थे उन्हें जलाया नहीं जाता था, उन्हें दफनाया जाता था। कहां पे? हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा के अंदर शवों को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा के अंदर हमें शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती। तांबे की इक्का गाड़ी जिसके अंदर हम सामान लेके जाते हैं, वो तांबे की बनी हुई मतलब मूर्ति थी एक टाइप से। वो कहां से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। यानी पता चलता है बच्चों के खिलौने जो बनते थे वो तांबे से बनाए जाते थे, और वैसे भी इसे कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा जाता है। तो तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा से। और कपास की खेती वो भी मिली है हड़प्पा से। ये साक्ष्य हैं, ये जो सारी चीज पढ़ा रहा हूं ये साक्ष्य हैं जो इस साइड से मिले हमें। उसके बाद महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां से मिला है? हड़प्पा से। इसका मतलब क्या है? कि ये लोग मानते थे कि जो धरती है वो हमारी माता है, ये धरती की पूजा किया करते थे। इन्हें बिलीव था कि जो गॉडेस है, धरती जो है वो एक गॉडेस है, यानी कि एक माता है या कह सकते हैं देवी है, और ये उन देवी मातृ देवी की पूजा जो किया करते थे ये हड़प्पा के लोग किया करते थे। ये भी एक सवाल पूछा जा चुका है। अब बात करें मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के अंदर आप देखेंगे कि इसका अर्थ मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है। इसके अर्थ का मतलब क्या है? मृतकों का टीला, यानी कि ये सबसे बड़ा, इसे ग्रेवयार्ड बोला जाता है, यानी कि शमशान बोला जाता है, बड़ा शमशान मोहनजोदड़ो। जो ये अर्थ निकला है मृतकों का टीला, ये किस भाषा के अंदर ये नाम है? ये है सिंधी भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर नाम है? सिंधी भाषा के अंदर, जिसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। उसके बाद आ जाते हैं मोहनजोदारो। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर है, सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया है। क्या कहा गया है? बाग कहा गया है। किसका? सिंध का बाग। उसके बाद बात आती है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी से क्या मतलब है? यानी कि जो हड़प्पा थी उसकी जुड़वा राजधानी थी। आगे बात समझ में। उसके बाद विशाल अन्नागार। आप कहोगे अन्नागार नहीं होता सर,
स्नानागार होता है? नहीं भैया, अन्नागार भी होता है। यहां से अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार के साक्ष्य हमें हड़प्पा से भी देखने को मिलते हैं, पर यहां जो अन्नागार है वो 12 कक्षों का अन्नागार था। कितने कक्षों का? 12 कक्षों का अन्नागार हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बड़ा अन्नागार जो मिला है वो यहां से भी मिला है, पर यहां पे और क्या मिला है? यहां पे मिला विशाल स्नानागार। ये वही है, द ग्रेट बाथ जिसकी हम बात करते हैं ना, ये वही है। ये विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो बहुत कॉमन हो चुका है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज टू मच कॉमन। ठीक है, उसके बाद मिली हमें नटराज मूर्ति। नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और महादेव यानी दाढ़ी वाले महादेव के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले। ये तीनों की तीनों चीज हमें क्लियर है। नटराज की मूर्ति भी मिली है, पशुपति भी मिले, महादेव, दाढ़ी वाले महादेव कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य। बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य का मतलब क्या है? जो कपड़े थे वो बुने हुए थे, यानी इन्हें बुनाई भी आती थी। ये सारी की सारी चीज, अब देखिए जितनी भी चीज है ना, ये सारी की सारी चीज हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि पुराने लोग कितने विकसित थे, इनकी जो सभ्यता थी वो कितनी ज्यादा विकसित थी। ये सारी चीजें जो हमारे समझ में आती है वो सिर्फ ऐसे समझ में आती है जो हमें धीरे धीरे साक्ष्य मिले। अब मान लो जब हमारी सभ्यता का ना हो, ऐसा तो अंत ना हो, अगर हमारी सभ्यता का जब अंत होगा तो हमारे बारे में अभी अगर कोई आके खोज करेगा तो उसे मिलेगा हाँ इंस्टाग्राम भी होता था। इंस्टाग्राम तक तो खैर लेट ही पहुंचे, परसों पता चलेगा इंटरनेट जैसी भी चीज होती थी, मोबाइल भी इन्हें चलाना आता था, इसके अंदर चित्र भी थे, रंग बिरंगे चेहरे के मनुष्य पाए जाते थे, स्नैपचैट के फिल्टर लग जाते थे। तो ऐसे ही मोहनजोदड़ो के अंदर बुने हुए कपड़ों का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। और नर्तकी की मूर्ति से मतलब क्या है कि एक महिला नाच रही है, यानी जो डांसर है वो नाच रही है, और उसकी मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है कि पता चलता है कि उस समय भी मलेरिया की बीमारी थी, और दूसरा कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि मलेरिया की बीमारी की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अंत माना जाता है किससे? बाढ़ आने की वजह से। बाढ़ आने की वजह से माना जाता है कि सभ्यता का विनाश हो गया, और धीरे धीरे विनाश हुआ। यानी कि इनका जो क्षेत्र था वो सारे के अंदर धीरे धीरे मौसम में जैसे जलवायु परिवर्तन, धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ और बाढ़ जैसे हुई, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे परंतु इनकी सभ्यता का नाश हो गया। ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक को अब हम क्लोज कर रहे हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। पर एक बात आपको याद रखनी है, वो बात क्या है कि ये टॉपिक भले ही हमारा खत्म हो गया हो, पर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वीडियो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो बिल्कुल देखनी है, उससे ही प्रैक्टिस होगी, उससे ही पता चलेगा कितना आपको याद हुआ है। अब आपको क्या करना है? इस टॉपिक को कवर करने के बाद इसके नोट्स बना लेने। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? नोट्स तो रिवाइज करने ही है। मैंने आपको बताया है कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है, उसमें से आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है 100% ऐसे टैकल कर लेंगे आप उस क्वेश्चन को। तो इस टॉपिक में आपकी कोई समस्या रहेगी नहीं। अगर कोई समस्या रहती है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आईडी यहां भी दे रखी है ये। टेलीग्राम से जुड़िए, कोई सवाल है वो भेजिए, डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पे अपने साथियों से बात कीजिए, और अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, दूंगा, क्योंकि इतने ज्यादा अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो अभी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मैं आप लोगों के सवाल के जवाब डायरेक्टली दे सकूं। आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जो है वो भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचेगी आप उसे आराम से देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री की और साथ के साथ जो पॉलिटी पढ़ाई हुई है उसकी वीडियो बनाई हुई है, और उसके जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखा तो उन्हें भी अभी जाके देख लें। आपकी इस चैनल पे डेली क्लास होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो सुबह 9 बजे तक आपको मिल जाए। आपका जो प्रीमियर होगा वो सुबह 9 बजे का होगा। 2 क्लासेस हमारी साथ चल रही हैं, हिस्ट्री की और पॉलिटी की। ये हिस्ट्री की थी, और जो पॉलिटी की वीडियो है वो नेक्स्ट आने वाली है। तो इस चैनल तक जुड़े रहिए और अपना प्यार बिल्कुल ऐसे ही देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।